Hello students, in today's video we are going to discuss Raoult's law, okay, which is very important law, okay. But before that we have to discuss vapor pressure. What is the meaning of vapor pressure? Okay, vapor pressure is pressure exerted by the vapors of a liquid when in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature. मान लो ये आपके पास लिक्विड है, ओके, क्लियर। इस लिक्विड, अगर ये वॉलेटाइल लिक्विड है, यू नो दैट वॉलेटाइल लिक्विड्स के वेपर बनते हैं, ओके। जो वेपर बनेंगे वो डिपेंड करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशनें क्या हैं जिस पे आपने इस लिक्विड को रखा है, ओके। सो ये जो वेपर बनेंगे, क्लियर, ये वेपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एंड दैट प्रेशर इज मेजर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर, ओके। एंड दिस pressure exerted by the vapors formed of the liquid is called as the vapor pressure. इसको क्या बोल रहे हैं? vapor pressure, okay. Now next is factors affecting vapor pressure. कौन कौन से factors हैं जो vapor pressure को affect करते हैं, okay. First is nature of liquid. liquid कैसा है? जैसे मान लो अगर लिक्विड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रांगली जुड़ा है, वेरी स्ट्रांगली, तो होगा क्या, यहाँ से अगर मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहेगा इन द गैसेस फॉर्म, तो बाकी जो आपके पास मॉलिक्यूल हैं वो उसको टाइटली हेल्ड करके रखेंगे, तो जाने नहीं देंगे, ईजिली नहीं जा पाएगा, ठीक है। बट अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वीकली अट्रैक्ट करता है तो ईजिली चला जाएगा। इट मीन्स जितनी ज़्यादा वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं इन द लिक्विड, और यू कैन से बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, मोर वॉलेटाइल इज द लिक्विड, उतना ही लिक्विड ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। लीड्स टू द ग्रेटर वेपर प्रेशर, उतने ही ज़्यादा वेपर बनेंगे, जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे, ओके, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर, ओके। सो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर सबसे पहला कौन सा है? नेचर ऑफ लिक्विड। एंड सेकेंड इज टेम्परेचर, ओके। लिक्विड का वेपर बनना, ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ एवेपोरेशन। तो लिक्विड जब भी हीट लेते हैं तभी वेपर बनते हैं, क्लियर। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज देयर, ओके। when you when you are going to increase temperature, you are supplying heat, and heat is a kind of reactant here. This equilibrium is going to shift to the product side. It means more vapors will be formed, okay. Means if more vapors will be formed, it means vapor pressure is going to get increased. So it means temperature increases, equilibrium shift to the product side, which leads to, means more vapor pressure will be observed, okay, clear. And if you want a relation between temperature and pressure, okay, so quantitatively there is a relation called as the Clausius-Clapeyron equation. So this is the relation where P2 is designated pressure of vapors at temperature T2, okay, and P1 is representing pressure of the vapors at temperature T1, and delta H is एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वेपर बनाने के लिए 1 मोल ऑफ लिक्विड को अगर आपने वेपर बनाना है कम्प्लीटली, उसके लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ओके। सो अगर आपके पास टेम्परेचर्स की वैल्यू T2 और T1 की वैल्यू अवेलेबल हैं और इनिशियल वेपर प्रेशर P1 अवेलेबल है विच वॉज एट टेम्परेचर T1, then you can calculate P2 by using this equation, okay. And here log also log of base 10, which is, there are two types of log ना, one is base 10 and other is base e. जो base e वाला log होता है उसको ln लिखते हैं, ओके। बुक्स में आपको उसको ln लिखा हुआ मिलेगा, ओके। सो दिस इज log having base 10, you can simply write it like this, बट confusion मत क्रिएट कर लेना अपने लिए। अगर नहीं समझ आता log 10 को सिंपली log लिखते हैं और log e को सिंपली ln लिख देते हैं, ओके। So this is the Clausius-Clapeyron equation, okay. Means simply that with increasing temperature the vapor pressure is, more vapor will form, and more vapor will form means vapor pressure is going to get increased. और अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है और आपके पास इनिशियल वैल्यू P1 की पता थी एट टेम्परेचर T1, और T2 पे आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है वेपर प्रेशर की कितनी होगी, देन यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, ओके, क्लियर।
So these are the two factors which affect the vapor pressure. Now we are going to discuss Raoult's law. What is the Raoult's law? Raoult's law states that vapor pressure of a component in a solution, okay, means let us say there is a solution which is made up of A and B, okay, and both A and B are liquid, okay, and we know that if both are liquid and both are volatile, then A and B both are going to get formed, vapors, okay. तो अगर ये दोनों वेपर बनाएंगे देन एट दैट टाइम इन वेपर में इन वेपर के कारण प्रेशर एक्सर्ट होगा. वो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसमें प्रेशर ड्यू टू ए कितना एक्सर्ट हुआ, ए वाले वेपर्स की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ और बी वाले वेपर्स की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ, वो निकालना है. उसके लिए लगता है रॉल्स लॉ, ओके. तो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, ओके. कि जिस सोल्यूशन के वेपर्स को एनालाइज कर रहे थे, जिसमें मान लो ए और बी से जो बना था, तो आपके पास जो ए है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है इस सॉल्यूशन में, ओके. मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लो आपने प्रेशर ड्यू टू ए, जो ऊपर ये वेपर बने उसमें ए के कब जो वेपर्स हैं उनके कारण कितना प्रेशर आया, प्रेशर ड्यू टू ए वेपर्स कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ओके. कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या था इस लिक्विड में, इनटू प्योर प्रेशर ऑफ ए. मतलब अगर आप प्योर ए लेते, सिर्फ ए होता, उसके कारण उस टेम्परेचर पे कितने जितने वेपर बनते उनकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता पी नॉट ए, उसको बोलते हैं प्योर प्रेशर ऑफ ए, ओके. तो इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state, ओके. उस कंपोनेंट के कारण प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर बनता, ओके. तो प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, एंड दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इन सॉल्यूशन, कि उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, ओके. क्लियर. नेक्स्ट इज नाउ we are going to discuss vapor pressure of liquid liquid solution. Let us say there are two liquids A and B and their solution is formed, okay. Clear. This is the solution of A and B, okay. And this represent the vapor due to A, vapor of A, and this black dot represent the vapor due to B, okay. And these two type of vapor is going to exert pressure which is the vapor pressure of solution. Clear. तो प्रेशर ड्यू टू ए कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्योर प्रेशर ऑफ ए, ओके. कि उस लिक्विड को अगर आप अकेला लिक्विड लेते तो उसके कारण कितना प्रेशर एक्सर्ट होता. सिमिलरली प्रेशर ड्यू टू बी इन दी वेपर्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू प्योर प्रेशर ऑफ बी, ओके. और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ये जो बाइनरी सोल्यूशन है इसमें ए और बी है, तो इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1. यही होता है ना, सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू ये भी हो सकती है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो यहाँ पे ये पुट करते हैं. तो व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन किसका है, ए और बी का ही है, तो वेपर किसके बने, ए और बी के बने. तो प्रेशर ड्यू टू ए हमारे पास आ गया ये, एंड प्रेशर ड्यू टू बी अब हमारे पास ये आ गया. पुट वैल्यू, so this sum of these two is equal to total vapor pressure of solution, okay. And xb chi b, or you can say xb, ठीक है. वैसे स्पेसिफिकली chi b इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए. तो यहाँ इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करो, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. बट ये तभी आएगा व्हेन द सोल्यूशन इज ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी एंड बोथ वॉलेटाइल, और दोनों वॉलेटाइल भी हों. ये ना हो कि ए वॉलेटाइल हो ही ना, ओके. Clear. Now what is this, okay. This in this graph, this line is representing vapor pressure due to A, and this line is representing vapor pressure due to B, okay. And this axis is representing the mole fraction, or you can say specifically mole fraction of B, because we know that if the mole fraction of A or B is here 0, then
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हेयर इज टेकन एज 1। और अगर यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होगा तो ए क्या होगा, 0, क्योंकि अगर सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 हो जाए मीन्स उस टाइम ए है ही नहीं, 0 है, तभी उसका मोल फ्रैक्शन 0 1 आया, हाँ 0 आया। सिमिलरली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ओके, और ये दो जेड एक्सेस लिए हमने एक ही ग्राफ में। एक जेड एक्सेस जो है वो वेपर प्रेशर ड्यू टू ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जेड एक्सेस जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ड्यू टू बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस साइड जाने पे वी नो दैट ऑन गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी increases on going from left to right along this mole fraction of b is increases। it means ये जो आपके पास ग्राफ है ये वाला, ये जो एक इसको एक इंडिविजुअल ग्राफ की तरह ट्रीट कर लो ऐसे, यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू बी है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी है। ओके, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ता जाएगा, इधर को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहा है तो प्रेशर ड्यू टू बी, अगर ऑब्वियस है कि सॉल्यूशन में बी की अमाउंट बढ़ रही है, बी इंक्रीज कर रहा है, तो उतने ही ज़्यादा जो वेपर बनेंगे उनमें बी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर सोल्यूशन में बी ज़्यादा होगा ऑब्वियस है आपके पास जो वेपर है उनमें भी बी ज़्यादा होगा, तो होगा क्या, प्रेशर ड्यू टू बी ऑल्सो इंक्रीजेज एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी increases। So this is the line for pressure due to B। Okay, now there is a second graph like this। Okay, इसमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0 और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 है, क्लियर। और इस साइड एक्सेस वाई एक्सेस में लिया हमने प्रेशर ड्यू टू ए, तो जैसे जैसे मोल इस साइड आप जाओगे मतलब you are going to increase mole fraction of A, and as the mole fraction of A increases the pressure due to A also increases, so this graph will be like this। okay, clear। it means अगर इस ग्राफ को स्टडी करोगे like this, तो as you are going to increase, let me erase this, as you wait, so as you going to increase mole fraction due to A, this is mole fraction due to A, okay, the pressure due to A is also going to get increased, so this line you will observe। okay, and if you observe this graph, this, as you going to increase mole fraction of B, and this is pressure due to B, तो mole fraction of B is also सॉरी प्रेशर ड्यू टू बी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये लिख लो आप, दिस इज प्रेशर ड्यू टू बी, इस साइड हमने लिया है, और इस साइड हमने क्या लिया, प्रेशर ड्यू टू ए। ठीक है, तो ये लाइन प्रेशर ड्यू टू ए की वेरिएशन शो कर रही है, ओके, और ये लाइन प्रेशर ड्यू टू बी की वेरिएशन शो कर रही है। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा फिर उस टाइम, अगर मान लो इस कंसनट्रेशन पे बात कर रहे हैं, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 0.7 है इधर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0.3 है इस टाइम, तो उस टाइम प्रेशर ड्यू टू, ये वाली लाइन किसकी थी, प्रेशर ड्यू टू बी की। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू बी की वैल्यू ये आ गई, और प्रेशर ड्यू टू ए की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, दिस इज प्रेशर ड्यू टू ए, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू बी प्लस प्रेशर ड्यू टू ए, मतलब इन दोनों से ऊपर ही होगी कहीं वैल्यू, तो वो ये आई। तो इट मीन्स इन दोनों का सम करके ये लाइन बन रही है। यहाँ इस कंसनट्रेशन पे मान लो ये आ गया पी बी की वैल्यू, ये आ गई पी ए की वैल्यू, उस टाइम सोल्यूशन की वैल्यू क्या आ रही है ये। सो ये जो लाइन बनी दिस रिप्रेजेंट दी pressure of solution। okay, clear, this represent the pressure of solution। ये जो line है this is representing pressure of solution, this line is representing pressure of component B, this line is representing pressure due to component A। clear। और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 होगी और B 0 होगा एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा जिसमें सिर्फ ए ही है, मतलब सोल्यूशन ऐसा जिसमें ए ही है, बी है ही नहीं, मतलब सोल्यूशन नहीं है वो एक्चुअल में प्योर ए है, उस टाइम जो प्रेशर आएगा टोटल वो क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू प्योर ए, उसको पी नॉट ए लिख दिया जाएगा। ओके, हालांकि इस एक्सिस के अलॉन्ग पी नॉट बी ही है, इसको यही मानना है, और सिमिलरली इस एक्सिस के अलॉन्ग पी ए ही है। बट जब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, मतलब अकेला 1 बी है, मतलब उस टाइम वो सोल्यूशन ही एक तरह से प्योर बी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर बन रहा है जो कि ये है, ये वाला, वो क्या है, पी नॉट बी। ओके, प्योर प्रेशर ऑफ बी। ओके,
So this is the variation of pressure of solution, okay, and this is pressure of B and this is pressure of A, okay, with this is the composition of the mixture, okay. Initial composition taken is mole fraction of A is 1, mole fraction of B is 0, and final is mole fraction of A 0, mole fraction of B 1, okay. So this type of variation you will notice, okay. Next is composition of vapor phase. How you will find composition of vapor phase, okay. मान लो आपके पास ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर के अबव वी कम टू नो दैट मिक्सचर के अबव आपके पास ए के वेपर भी बनेंगे, ओके, और बी के वेपर भी बनेंगे, दोनों तरह के वेपर बनेंगे, क्लियर। और आपने वेपर फेस की कॉम्पोजिशन निकालनी है कि वेपर फेस में ए कितना है और बी कितना है, क्लियर। सो एट दैट टाइम हाउ यू विल फाइंड, तो कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी क्या है एक्चुअल में, टोटल प्रेशर ना, क्लियर। सो इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए in the vapor phase is equal to pressure due to A divided by total pressure. Similarly, mole fraction of B in the vapor phase will be equal to pressure of B divided by total pressure. Okay, YA is representing mole fraction of A in the vapor phase, and YB is representing mole fraction of B in the vapor phase. Okay, clear. बट यहाँ पे एक केस ऐसा भी हो सकता है, मान लो A एंड B वाला हमने डिस्कस किया ना, टू कंपोनेंट सोल्यूशन को डिस्कशन की, मान लो A सोल्यूट था और B सॉल्वेंट था, क्लियर। अगर सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल होता, इफ दिस इज नॉन वॉलेटाइल, सो इफ द सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल देन इट लीड्स टू द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, सोल्यूट के वेपर ही नहीं बनेंगे, तो सोल्यूशन में जैसे जैसे ए की अमाउंट बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर लोअर होता जाएगा, ओके। एंड दिस वी विल स्टडी इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, क्लियर। ये हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे इसको। So if you have to calculate composition of vapor phase, then you have to just simply put the pressure due to that particular component जिसकी आपने composition निकालनी है divided by total pressure, okay. Now come to the numerical part. These numerical are based on the Raoult's law, okay. And Raoult's law क्या कहता है कि pressure due to a component A will be equal to mole fraction of that component in the solution, solution में उसका mole fraction कितना है, multiply by the pure pressure of that particular component, कि अगर वो component हम वैसा हम solution वैसा हम component अकेला लेते तो उस टाइम उसकी वजह से कितना pressure बनता, okay. So first numerical we are going to discuss is the vapor pressure of chloroform. Chloroform is CHCl3 and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 415 mm of Hg. 760 mm of Hg equal to 1 atmosphere. mm of Hg भी एक यूनिट ही होता है प्रेशर को मेजर करने का। उन्होंने बोला कि क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन आपके पास, उनको जब 298 केल्विन पे रखो प्योर फॉर्म में, तो उस टाइम क्लोरोफॉर्म कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है 200 mm, और डाइक्लोरोमीथेन कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है 415 mm रिस्पेक्टिवली। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन, ओके। और उसके बाद आपने सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज, वेपर फेज में ईच कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, ओके। सो लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। पी नॉट क्लोरोफॉर्म एंड पी नॉट डाइक्लोरोमीथेन इज गिवन, ओके। वो कहाँ गिवन है, ये गिवन ही है, ठीक है। ये प्योर प्रेशर दिए हुए हैं क्लोरोफॉर्म के और डाइक्लोरोमीथेन के, प्योर प्रेशर दिए हुए हैं एट 298 केल्विन। तो पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 200 mm ऑफ Hg एंड पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज 415 mm ऑफ Hg। इसका प्योर प्रेशर ज़्यादा आता है इससे, इट मीन्स ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ये ज़्यादा वॉलेटाइल होती है क्लोरोफॉर्म से, इट इज़ मोर वॉलेटाइल, ओके। नाउ आपने क्या निकालना है, एक सोल्यूशन बनाया, कैसे बनाया, बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, और उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा वो निकालना है आपने,
पहला पार्ट आपका यही है। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे बनेंगे, सोल्यूशन में कितना क्लोरोफॉर्म है 25.5 ग्राम, और क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना होता है 119.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दी सोल्यूशन इज़ 0.213 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कैसे आएगा, कितना लिया डाइक्लोरोमीथेन 40 ग्राम, और डाइक्लोरोमीथेन का कितना होता है मोलर मास 85, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन दिस सोल्यूशन इज़ 0.47 मोल। मतलब ये जो सोल्यूशन है जो आपने बनाया, ओके, इस सोल्यूशन में 0.213 मोल हैं किसके, क्लोरोफॉर्म के, और 0.47 मोल हैं किसके, डाइक्लोरोमीथेन के। ओके, क्लियर। तो बस अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, क्लोरोफॉर्म के नंबर ऑफ मोल्स और डाइक्लोरोमीथेन के नंबर ऑफ मोल्स का सम। तो ये आ गया, एंड बाय सॉल्विंग दिस यू गेट 0.312, तो दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दी सोल्यूशन। और आपके पास डाइक्लोरोमीथेन का कितना होगा, चाहे तो ऐसे निकाल लो, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे करके, क्लियर। और यह वैसे भी हमें पता है कि सम ऑफ बाइनरी सोल्यूशन है, इसमें है क्या, एक तो क्लोरोफॉर्म है और दूसरा डाइक्लोरोमीथेन है, तो मोल फ्रैक्शन इसकी और इसकी का सम जो आएगा, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरो का कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना आएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.688, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.312। तो अब हम निकालने वाले हैं कि सोल्यूशन जो मिक्सचर आपने बनाया है उस मिक्सचर में की वजह से जो क्लोरोफॉर्म के वेपर बने हैं उनका प्रेशर कितना होगा, और सिमिलरली उस मिक्सचर में जो डाइक्लोरोमीथेन है उनकी वजह से जो प्रेशर बने हैं उनकी वजह से जो वेपर बने हैं उनका प्रेशर कितना है। तो प्रेशर ड्यू टू क्लोरोफॉर्म which is present in the mixture is equal to mole fraction of chloroform multiplied by the pure pressure of chloroform according to Raoult's law। यही तो Raoult's law है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में 0.312, और प्रेशर, प्योर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म that is 200 atmosphere, and this comes out to be 62.4 atmosphere। okay, and pressure due to dichloromethane, this is mole fraction of dichloromethane into pure pressure of dichloromethane, this comes out to be 285.5। और प्रेशर ड्यू, वेपर प्रेशर ड्यू टू सोल्यूशन कितना आ जाएगा, इसका, इसके वेपर्स का प्रेशर प्लस इसके वेपर का प्रेशर, दोनों को प्लस ही करना है। अब ये आगे दोनों को प्लस किया, सो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कम्स आउट टू बी 347.9 mmHg। okay, this is the vapor pressure of solution। okay, now second part is you have to calculate mole fraction of each component in the vapor phase। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या आएगा, प्रेशर ड्यू टू क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है, क्लोरोफॉर्म का प्रेशर प्लस डाइक्लोरोमीथेन का प्रेशर, 62.4 है क्लोरोफॉर्म का, और टोटल प्रेशर कितना है 347.9, इन दोनों का सम 347.9 ही आएगा ना। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.18, मतलब वेपर फेस में जो वेपर्स हैं उनमें क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.18, और उसमें डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर कितना है 0.82। okay, so this is the mole fraction of each component in the vapor phase। now come to the next numerical, second numerical, and this is last numerical based on Raoult's law। there are two liquids A, X and Y on mixing form ideal solution। ideal solution क्या होता है इसकी बात अभी नहीं करेंगे, अब भी जस्ट आप इतना समझो कि देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, कि एक्स और वाई को मिक्स करके आपने सोल्यूशन बनाए। ओके, at 30 degree Celsius the vapor pressure of solution containing 3 mole of X and 1 mole of Y is 550 mm of Hg। एक ऐसा सोल्यूशन है आपने बनाया जिसमें 3 मोल ऑफ X डाले प्लस 1 मोल ऑफ Y डाला आपने। ओके, क्लियर। एंड देर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y, और उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बना, उस सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर बना वो कितना है 560 mm ऑफ Hg। एक और सोल्यूशन बनाया हुआ था और उस सोल्यूशन में 4 मोल ऑफ X डालें और 1 मोल ऑफ Y डालें, उसके कारण जो वेपर प्रेशर आ रहा है उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 560 mm ऑफ Hg, और जो पहले सोल्यूशन बनाया था उसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है 550 mm ऑफ Hg। और आपने क्या निकालना है,
प्योर प्रेशर ऑफ एक्स एंड प्योर प्रेशर ऑफ वाई यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, अब डाटा गिवन क्या क्या है हमें फॉर सोल्यूशन वन। सोल्यूशन वन के लिए क्या दिया है, एक्स कितने मोल है सोल्यूशन वन में 3 मोल, और वाई कितना है 1 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, सोल्यूशन वन में एक्स का मोल फ्रैक्शन कितना है वो निकालें तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 + 1, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई क्या आ जाएगा, दोनों का सम 1 होना था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई क्या आएगा 0.25, तभी दोनों का सम 1 बनेगा। क्लियर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू एक्स, प्रेशर ड्यू टू वेपर ऑफ एक्स एंड प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ऑफ वाई। और प्रेशर ड्यू टू वेपर्स ऑफ एक्स कितना क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इनटू प्योर प्रेशर ऑफ एक्स, प्लस सिमिलरली प्रेशर ड्यू टू वाई क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन दी सोल्यूशन इनटू प्योर प्रेशर ऑफ वाई। यही तो रॉल्स लॉ है। एंड इन दोनों का सम करके टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई। और ये कैसे निकलते हैं, बाय अप्लाइंग रॉल्स लॉ। ठीक है, और प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या आ गया, ये बन गया एक्सप्रेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्योर प्रेशर ऑफ एक्स, पी नॉट एक्स मान लिया, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू। सिमिलरली आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई एंड प्योर प्रेशर ऑफ वाई, इसकी वैल्यू तो पता है इनके मोल फ्रैक्शन की, ये वैल्यूज़ नहीं पता, पी नॉट एक्स पी नॉट वाई यही तो निकालनी है। और अब सोल्यूशन टू के लिए भी यही डाटा, ऐसा ही कुछ डाटा गिवन है। मोल एक्स के मोल कितने हैं 4 मोल, वाई के मोल कितने हैं 1 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना आ गया 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना आ गया 0.2, और टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल इक्वल टू दी प्रेशर ड्यू टू एक्स प्लस प्रेशर ड्यू टू वाई। और प्रेशर ड्यू टू एक्स कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इंटू प्योर प्रेशर ऑफ एक्स। और प्रेशर ड्यू टू वाई कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इंटू प्योर प्रेशर ऑफ वाई। ठीक है, और सोल्यूशन का प्रेशर हमें पता है कितना है 560 mm। प्योर प्रेशर ऑफ एक्स और प्योर प्रेशर वाई निकालना है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो वेरिएबल कौन कौन से, पी नॉट एक्स पी नॉट वाई, और दो मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, मतलब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट पी नॉट एक्स एंड पी नॉट वाई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसी बन जाएगी, ओके, और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगी। क्लियर। तो अगर हम ये जो नई इक्वेशंस बनी, दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, सिंप्लीफाई करो ये बन जाएगी। पॉइंट्स उड़ाओ, मतलब पॉइंट्स नहीं रखने, उसको ऐसा सिंप्लीफाई करो। तो और आप 4 में से 3 को माइनस करो, 4 - 3, दिस कम्स आउट टू बी 4 - 3 करोगे पी नॉट वाई कट जाएगा, और 4 पी नॉट एक्स -3 पी नॉट एक्स, दिस कम्स आउट टू बी पी नॉट एक्स। और लेफ्ट हैंड साइड्स पे क्या आ जाएगा 2800 - 2200 कम्स आउट टू बी 600। ओके, तो पी नॉट एक्स की वैल्यू क्या आ गई 600 mm ऑफ एच जी। इट मीन प्योर प्रेशर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600 mm ऑफ एच जी। सिमिलरली अगर पी नॉट एक्स की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इस इक्वेशन में पी नॉट एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो पी नॉट एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी तो यही रह जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे पी नॉट वाई के लिए, वो क्या आ जाएगा 400 mm ऑफ एच जी। ठीक है, इट मीन्स प्योर प्रेशर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600 mm ऑफ एच जी एंड प्योर प्रेशर ऑफ वाई इज इक्वल टू 400 mm ऑफ एच जी। और अगर पूछा होता कि विच ऑफ टू, मतलब एक्स एंड वाई इज मोर वॉलेटाइल, तो दैट विल बी जिसका जिसका जो प्योर प्रेशर है वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब जब उसका प्योर लिक्विड लोगे उस टाइम उसका उस लिक्विड के अबव जो वेपर बनेंगे उनके कारण प्रेशर कितना आएगा 600 mm, और वाई के कारण कितना आएगा 400 mm। ठीक है, तो जिनके कारण ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इट मीन्स वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो पी नॉट एक्स इज़ मोर वॉलेटाइल, एक्स इज़ मोर वॉलेटाइल देन वाई। ठीक है, ये भी एक पार्ट बन सकता था क्वेश्चन का। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रॉल्स लॉ। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस आइडल एंड नॉन आइडल solution. Okay, I will upload that video soon. So okay, thank you.